नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं आपका किस सेक्शन में? जी हाँ, मैकेनिकल सेक्शन में पार्ट 2 पीएससी 2018 का मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और आपका जो है लाइफलाइन जो कही जाती है मध्य प्रदेश की माँ नर्मदा, उसका उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ में सोन और जोहिला का उद्गम स्थल आपके प्यारे अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम अपने सेशन को कंटिन्यूम में आगे की ओर प्रोसीडिंग्स करते हैं। लेट्स बिगिन। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्लियर कट। बोल रहा है इन एन एयर हैंडलिंग यूनिट air enters the cooling coil at temperature 30 degree Celsius. Surface temperature of coil is minus 10 degree Celsius. Bypass factor of the coil 0.45. Temperature of air at the exit will be. बाईपास फैक्टर जो है आप जो है हीटिंग या कूलिंग कॉइल के ओर से आप निकालते हो, राइट। एंट्रिंग टू द एग्जिट T1 होता है आपका, T2 होता है और बाईपास फैक्टर वाला टेम्परेचर T मान लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो है कैलकुलेट करना रहता है। यहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर ऑफ एयर एग्जिट का निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो फिट क्या होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा गुरुवर आपका बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू T माइनस माइनस का 10, ये डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं, 30 माइनस का 10 विच इज़ इक्वल्स टू बाईपास फैक्टर की वैल्यू जो है इक्वलेंट टू 0.45 गिवन है। तो आसानी से T की वैल्यू आपकी आ जानी है, कितनी आपकी आ जानी है T की वैल्यू साथियों 8 डिग्री सेल्सियस 8। तो ऑप्शन नंबर आपका ब्रावो करेक्ट होगा। ऑलराइट, मूविंग अहेड 50 सेकेंड। बोल क्या रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं साथियों। बोल रहा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Dew point temperature is the temperature at which condensation begins when air is cooled at constant volume. Saturated air passing over a water surface does not cause change air temperature. For saturated air, dry bulb, wet bulb, dew point temperature are identical. अच्छा, तो हम गौर फरमाएंगे इन स्टेटमेंट्स में तो हमको मतलबी वाले हमारे ये दोनों ही सही नज़र आएंगे, ठीक है। बड़ा ही आसान टर्मिनोलॉजी है साइकोमेट्री की आसान सी टर्मिनोलॉजी है, याद है मतलब आ जाएगा आपको। चलिए इजी वे में आगे बढ़ते हैं। 53 ये बोल रहा है द कोल्ड स्टोरेज हैज़ 23 सेंटीमीटर की ईंटा है, ब्रिक है, वॉल ऑन द आउटसाइड एंड 8 सेंटीमीटर प्लास्टिक फोम ऑन द इनसाइड. The inside and outside temperature are -2 and 22 degrees Celsius respectively. If the thermal conductivity of brick and foam are 0.98 watt per meter Kelvin and 0.02 watt per meter Kelvin, the inside and outside heat transfer coefficient are 29 watt per meter square Kelvin and 12 watt per meter square Kelvin respectively. Then the rate of heat removal for projected wall area 90 मीटर स्क्वायर इज नियरली। अब भैया भरसक डाटा भर के दे दिया है आपको और कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे हीट निकालना है। तो आप देखेंगे हीट ट्रांसफ़र के टर्मिनोलॉजी में 22 माइनस ओवर द 2 अपॉन 0.08 अपॉन 0.02 प्लस 0.23 अपॉन 0.98 प्लस 1/29 प्लस 1/12 मल्टीप्लाइड विथ 1/90। तो ये आ जाना Q डॉट की वैल्यू आपकी 496.265 वॉट, 497 वॉट के इक्वल है। ब्रावो। रेजिस्टेंस का जो है वो ले लिया है और कुछ नहीं, रेशियो है ना, T1/T2 टेम्परेचर का रेशियो देखते हैं वही लिया हुआ है और कुछ नहीं। हीट ट्रांसफ़र निकालना है हमको, ये नहीं आता बाबू कंडक्शन का क्या होता है 1/K, कन्वेक्शन का क्या होता है 1/HA, रेडिएशन का भी यही टर्मिनोलॉजी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहा है स्टेटमेंट वाला है ये, बोल रहा है साथियों द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन आर only a part of the total head of water is converted into velocity head before it reaches the runner
and the flow through water completely fills all the passages in the runner. अच्छा, Kaplan turbine is essentially a propeller working in reverse and its blades are so mounted that all the blade angle can be adjusted simultaneously by means of suitable gearing even as the machine is in operation. बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है a draft tube is a pipe of gradually increasing cross sectional area which must be airtight and under all condition of operation its lower end must be submerged below the level of discharge water in the trace level। तो आपको जो है ये हाइड्रोलिक्स का है, तो पूरे ही स्टेटमेंट आपको कंफर्मिटी देते हैं, इसमें कोई भी मूल भेदभाव नहीं है, है ना। तो अपना जो फेवरेट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एज ए दिल्ली सल्तनत काबिज हो जाएगी सिंहासन पे। चलिए मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 बोल रहा है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज द स्पीड ऑफ इमेजिनरी टर्बाइन आइडेंटिकल विद द गिवन टर्बाइन which deliver unit discharge under unit speed, deliver unit discharge under unit head, develop unit discharge under unit speed, develop unit power under a unit head। बच्चा इसका आंसर दे पाएगा कि इट्स ऑप्शन नंबर डी एज एन डेल्टा। वैसे भी अगर आपको जो है एन एस आपको याद होगा n√p h की पावर 5/4, यहाँ से आप जो है फॉर्मूले से भी आंसर गिव एंड टेक वाला कर सकते हो। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको तो बूझना ही नहीं चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए, समझे साथियों। चलिए 56 बोल क्या रहा है द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द एनर्जी सपोर्ट सप्लाइड बाय द इम्पेलर पर किलो न्यूटन ऑफ वाटर, एनर्जी सप्लाइड टू द पंप टू द एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर। अच्छा, actual work done by the pump to the energy supplied to the pump by the prime mover। okay, energy available at impeller to the energy supplied to the pump by the prime mover। तो which choice is rightful in manner, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी एज एन डेल्टा। जो आपका जो है एफिशिएंसी मैकेनिकल पूछ रहा है वो रेशियो होगा आपका इम्पेलर टू द पंप के प्राइम मूवर पे, इस पे डिपेंडेंट होगा। सो डी एज ए दिल्ली सल्तनत हमारा काबिज हो गई सुशासन करने के लिए। नेक्स्ट मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 57 कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द रोटरी पंप कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। स्टेडी डिस्चार्ज विच इंक्रीज विद डिक्रीज इन हेड। अच्छा, सुटेबल फॉर हैंडलिंग फ्लूइड्स विद सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। ओ माय गॉड, लेस बल्की देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ओहो, कैन बी स्टार्टेड विद ओपन डिलीवरी विद लीस्ट लोड। अच्छा, तो कौन सा जस्टिफाई करेगा 1 2 3 1 3 4 1 3 4 या कि 2 3 4। अगर आप जो है यहाँ पे गलत वाला देख लेंगे तो आसानी से आपको सही वाले मिल जाएंगे। स्टेटमेंट का तो यही पढ़ना होता है, आपको गलत देखते आना चाहिए बस, है ना। सी एज एन चार्ली भैया, स्लरी एकदम आपको जो है पास ऑन करा रहा है सॉलिड का मतलब। चलिए 58 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द एरोफॉइल थ्योरी द गाइड एंगल ऑफ कैप्लन टर्बाइन ब्लेड्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स, ड्रैग एंड रिजल्टेंट फोर्स, लिफ्ट एंड टेंजेंशियल फोर्स या द लिफ्ट एंड ड्रैग। तो अगर आप ध्यान देंगे एरोफॉइल का तो काम क्या है, लिफ्ट करता है और रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करता है ना भैया। उड़ाना है तभी तो आप एरोफॉइल ले रहे हो, टरबाइन ब्लेड का एग्जांपल ले लो, और क्या है, यही तो है। चलिए 59 बोल रहा है एन आइडियल क्लोज साइकिल गैस टरबाइन प्लांट इज वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर 927 से 27 डिग्री सेल्सियस यूजिंग एयर एज वर्किंग फ्लूइड। द प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम आउटपुट इज 11.3, 13.3, 15.3 या 17.3। अब भैया ये आपका क्लोज साइकिल जीटी में अपन घुस गया। जीटी में अगर देखोगे तो RPOPT ऑप्टिमम की वैल्यू होती है मैक्सिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मिनिमम टेम्परेचर रेज टू पावर गामा अपॉन 2 टाइम्स ओवर दी गामा -1। ये सभी को पता होता है, तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, इजी पीजी। तो ये कुछ इस तरह से रेशियो बना के आ जाएगा 11.32। ये कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर ए एज एन आगरा के पेड़े। चलिए 60 नंबर में आते हैं, क्या बोल रहा है
The critical speed of turbine is same as the runway speed, the speed that will lead to mechanical failure of the shaft, the speed which equals the natural frequency of the rotor, the speed equals to the synchronous speed of the generator. तो भैया अगर क्रिटिकल स्पीड की बात करें तो आप जो है इस स्पीड को नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल रखते हो। ये बहुत करते हैं अपन टोन सेक्शन में, है ना। चलो मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। 61 में बोल रहा है 40 मिलीमीटर डायमीटर वाटर जेट स्ट्राइक हिंज्ड वर्टिकल प्लेट। अच्छा, ये जेट है आपके जो है ये खड़ी हुई प्लेट है, इसको स्ट्राइक कर रहा है। 800 न्यूटन वेट नॉर्मली एट सरफेस एट इट्स सेंटर ग्रेविटी ऑफ द फिगर इज, ये डब्ल्यू आपका 800 न्यूटन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज नियरली। अच्छा भैया, तो अगर आप जो है प्लेट वाला केस पढ़े होंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रो ए वी स्क्वायर अपॉन वेट लग जाना है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और साथ में कितने डिस्टेंस पे लगा है तो आपका ये कुछ आ जाना है 2 इंटू 1000 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर 0.04 इंटू वेलोसिटी 15 और डिस्टेंस को हाफ कर दो अपॉन 800, ये L/2 डिवाइडेड बाई L। तो कुछ आपका ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करता नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर ए साइन इनवर्स 0.353 आगरा। चलिए 62 भाई, हमारे यहाँ तो टमाटर की चाट फेमस है, सब जगह का अलग फ्लेवर होता है ना। चलिए बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ ramjet। The engine has neither a compressor nor a turbine. It operates at much higher temperature than a gas turbine. Okay, it cannot operate statistically. It needs to be put in flight by some means at sufficiently high speed before it produces any thrust and propeller itself. So 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. So which choice is rightful in manner? तो रैमजेट के केस में आप देखेंगे तो आपको ये तीनों ही नजर आएंगे करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आप जो है वैसे भी रैम वगैरह का यूज़ करते हो हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह में, है ना। अरे यार साइकिल टायर जो भरते हो वो भी तो एक तरह से रैम है, जो आप जो है फिलअप करते हो गैस के रैमिंग एक्शन, आप जो है कास्टिंग में यूज करते हो मल्टीपल प्लेसेस में। चलिए Air enters a turbojet engine at a rate of 40 kg per second with a velocity 250 meter per second relative to aircraft which is moving at 300 km per hour. Exhaust of engine has a velocity 700 meter per second relative to the moving aircraft. The thrust developed by the engine is 24 kN, 18 kN, 12 kN या 9 kN। अगर हम गौर फरमाएंगे तो थ्रस्ट का फॉर्मूला हमको दिखता नज़र आएगा। थ्रस्ट कुछ नहीं फोर्स ही होता है, मास फ्लो रेट आपका जो है डिस्टेंस आपका जो है कुछ नहीं, इन दोनों का वेलोसिटीज़ का जो है डिफरेंस होता है 40 700 माइनस 250, तो ये उठता हुआ आपका आ जाएगा 18,000 मतलब न्यूटन में होगा, तो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 18 किलो न्यूटन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द क्लियरेंस वॉल्यूम इज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड टू प्रोड्यूस द वर्क डन पर kg एयर डिलीवर्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर टू accommodate the values in the head of the compressor to create turbulence in the air to the delivered। तो अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमको दिखेगा ये क्या क्लियरेंस वॉल्यूम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का accommodate the valves in the head of the compressor चेन में, ठीक है। चलिए 65 consider the following statement regarding reheat Rankine steam cycle। Main purpose of reheat in Rankine cycle is to increase the efficiency of cycle. In practice, the reheat is generally limited to one point of expansion. Due to reheat, the steam rate, specific steam consumption is reduced. So 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. Which choice is right one?
रीहीट रैंकाइन साइकिल के केस में तो आपको जो है ये पावर प्लांट में यूटिलाइज होती है। जो पावर प्लांट में यूटिलाइज होती है तो हमको चाहिए कि भैया ये दोनों स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंगली, है ना, कि एक्सपेंशन को जो है लिमिट कर सके और स्टीम रेट को रिड्यूस कर सके। इट्स अ बी एज इन ब्रावो इज योर करेक्ट चॉइस फॉर दिस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इजी पीजी। 66 in solar flat plate collector, the absorber plate is painted with selective paints. The selectivity ratio is solar radiation absorption to thermal infrared radiation emission, solar radiation emission to thermal infrared radiation absorption, solar radiation reflection to thermal infrared radiation absorption, solar radiation absorption to thermal infrared radiation reflection। तो सेलेक्टिव रेशियो के अकॉर्डिंग में हमारी जो टर्मिनोलॉजी फिट होगी वो होगी सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन टू थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एमिशन। करेक्ट। मूविंग एट, बोल रहा है गुरुजी क्या 13 मीटर लॉन्ग लैडर सीढ़ी प्लेस्ड अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, उसी के सपोर्ट में खड़ी होगी। इट्स लोअर एंड 5 मीटर फ्रॉम द वॉल what should be the coefficient of friction between the ladder and the floor so that the ladder remains in equilibrium? 0.29, 0.25, 0.21 और 0.11। अच्छा भैया सीढ़ी को सपोर्टेड किया हुआ है तो उस केस का जो है आपको रिजल्ट बताना है। चलिए कुछ डायग्राम वाइग्राम बना लेते हैं साथी, है ना। तो सीढ़ी वाला अरेंजमेंट अपने को दिया हुआ है। ये कुछ अरेंजमेंट दिया हुआ है साथी। यहाँ पे आपका ये इस तरह से लैडर दी हुई, लैडर नहीं बन पा रही हमसे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, घबराना नहीं है। ये कुछ लैडर दी हुई है आपने, है ना। अब इस लैडर को जो है टिल्ट किया गया, ओके, ये भी अपनी लैडर है। अब इस सीढ़ी के लिए जो है अपने फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा रिगार्डिंग द ए, है ना, और यहाँ से आपका नॉर्मल बी के अकॉर्डिंग, सरफेस के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन होता ही है, ठीक है। 5 मीटर अगर आप जो है ऊपर से नीचे गिराएंगे इसको, 5 मीटर अपना ये लेंथ होगी, ठीक है, इजी। और आपको 13 मीटर लैडर का दिया हुआ है। सो अपन बैलेंसेस, फोर्स बैलेंस करते हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो कॉस थीटा भारत का उभरता हुआ सितारा आएगा 5/13, जिसकी अमूमन वैल्यू हो जानी है थीटा की, यहाँ हम कैलकुलेट करके 67.38। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको भारी संकट क्या उभर के आता है सर? कैल्सी नहीं, केएलसी। सो उसके केस में वाइजली चॉइस ही आपका मायने रखती है कि कौन सा सेलेक्टिव है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इक्वल्स होल्डिंग द इक्वल मार्क्स। तो ऐसे में
करना क्या है उससे बेहतर होता है छोड़ना क्या है ये डिसाइड हो जाए। क्या डिसाइड हो जाए साथियों? करना क्या है उससे बेहतर छोड़ना क्या है ना? तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस इक्वलेंट जीरो करोगे तो एन ए और एन बी का वैल्यू कैलकुलेटिव फॉर्म में आ जानी है। यहाँ हो जाना W टाइम्स 2.5 अपॉन 12 म्यू बी इंटू वेट। वेट जो है सेंटर पे लगता है, सो म्यू बी फ्रिक्शन ऑफ बी 0.208 इक्वलेंट टू 0.21। सो ऑप्शन हमको कौन सा करेक्ट नज़र आने वाला है? ऑप्शन सी एज इन चेन्नई। देखिए जद्दोजहद की बहुत थी और कुछ नहीं, कारवां तो हमारा हमेशा सदैव आगे ही बढ़ता चले जाता है। चलिए गुरुवर नेक्स्ट क्वेश्चन 68। क्यूब स्ट्राइक स्टेशनरी बॉल एक्सर्टिंग एवरेज फोर्स 50 न्यूटन ओवर अ टाइम ऑफ 10 मिली सेकेंड। बॉल हैज़ मास 0.20 kg। इट्स स्पीड आफ्टर इम्पैक्ट विल बी 3.5, 2.5 या 0.5। अच्छा 1/1 आपका दिया हुआ है, इम्पैक्ट वाला केस है। तो एक अगर आप सिंगल मास देखोगे उस पर जो है क्या टकरा रही है? आपकी बॉल है ना? तो इनमें वर्क क्या करेगा? एवरेज वाला, एवरेज वाला। ठीक है भैया, देख लेते हैं। फोर्स ऑन एवरेज जो लगना है 50 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम वाला फोर्स ऑफ एक्शन होगा। फाइनल माइनस इनिशियल से आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 इज इक्वल टू हो जाना 0.2 इंटू वेलोसिटी 10 मल्टीप्लाइड विथ 10-3। सो मिली सेकेंड है ना टाइम पीरियड, तो वेलोसिटी आ जानी है उड़ती हुई 2.5 मीटर पर सेकेंड। इजी पीजी, इनिशियल माइनस फाइनस डिफरेंस ही कैलकुलेट करना था। ब्रावो। इम्पैक्ट वाले में आप जो है मोमेंटम जो है कंजर्व कर देते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। 69 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटेलिक सॉलिड्स इज primarily limited by size factor. A metal with high valence can dissolve large amount of metal of lower valence. A metal with same lattice crystal structure can form a series of solid solution, and the limit of solid solubility is indicated by phase boundary called liquidus। 1 and 4 करेक्ट है, 2 4 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है या 1 2 करेक्ट है। अगर आप जो है अकॉर्डिंग टू द सॉलिड सॉल्यूशन का देखेंगे मेटल का, सो 1 और 3 जस्टिफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई है ना। अपने को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है, मन की भावनाएं अभी साइड रखनी है दादी। ठीक है चलिए मूविंग अहेड। अ बॉक्स वेट 1000 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड ग्राउंड इज 0.5। व्हेन द बॉक्स इज पुल्ड बाय 100 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स, द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड और इम्पेंडिंग मोशन इज 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 75 न्यूटन या 500 न्यूटन। क्या होना चाहिए? अच्छा भैया देख लेते हैं। क्लियर करो ये कैनवास। कैनवास क्लियर हो गया और येलो महोदय आपके लिए बॉक्स बना लूँ। बॉक्स बॉक्स आ जा, तेरी जरूरत काम पड़े। अब बॉक्स में आपको दिख रहा होगा क्या? सेंटर का वेट ये W। फोर्स डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर इसको खिसकाना है। फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन लग रहा है ना। F इज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग फोर्स 100 न्यूटन होगा। तो देखोगे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस टाइम एन विच इज इक्वल्स टू 0.5। नॉर्मल कितना है? वेट के ही बराबर 1000 न्यूटन, 500 न्यूटन आ जाना है। आप स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन है एफ एस से, तो आपका जो है एफ की वैल्यू कितनी हो जानी है? 100। अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है और कुछ नहीं। सो वाइस चॉइस इज सी। अब देखो यहाँ पे 500 भी दिया होगा,
देखो भटकाव वाला है पूरी तरह से, इसको थोड़ा भी इधर उधर खिसका तो वो गलत मार्क करके आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 71, अ स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस consist of a uniaxial tensile stress of magnitude 8 kilopascal exerted on vertical surface and of unknown shearing stresses. If the largest stress is 10 kilopascal, then the magnitude of unknown shear stress will be 6.47 kilopascal, 5.47 kilopascal, 4.47 kilopascal या 3.47 kilopascal। अच्छा गौर फरमाएंगे सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो पुट दिस वैल्यू 10 इज इक्वल टू 8/2 प्लस रूट ओवर 8/2 का स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर उठता हुआ आएगा हमारा टाउ 4.47 किलो पास्कल। ये तो सिंपल कैलकुलेटिव होता है, आसानी से करोगे साथियों। इतना फॉर्मूला है, वन लाइनर है, तो इसमें तो समय दे सकते हैं। जो आता है वो तो करके ही जाना चाहिए साथियों। हाँ जो आता है उसमें तो कोई कोताही नहीं बरसनी चाहिए। चलिए 72 बोल क्या रहा है, अ रिजिड बीम ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन by two rods of steel and aluminium 2 meter and 1 meter long having values of cross sectional area 100 millimeter square and 200 millimeter square and young modulus 200 gigapascal and 100 gigapascal respectively. A load P is applied as shown in the figure. अच्छा कुछ इस तरह से स्टील एल्यूमिनियम दिया हुआ है और आपको लोड भी 20 से दिया हुआ है। तो रिजिड बीम रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, देन force P must be applied at center of the beam. The force on the steel rod should be twice the force of the aluminum rod. The force on the aluminum rod should be twice as the force on the steel rod and force on the both the rods should be equal. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, डिफ्लेक्शन 1 का डिफ्लेक्शन 2 से कंपेरिजन कर लेना है। होता क्या डिफ्लेक्शन PL/A इसी से कैलकुलेटिव होगा। तो आपका जो रिलेशन निकल के आएगा P2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स P1। ऑप्शन नंबर C 40 सेटिस्फाई हो जाएगी इससे। चलिए 73rd नंबर बोल रहा है, अ सॉलिड शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट 3.46 किलोन्यूटन मीटर, टॉर्सनल मूवमेंट 11.5 किलोन्यूटन मीटर। फॉर दिस केस द इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट आर 7.73 kilonewton and 12 kilonewton meter, 14.96 और 12.00 kilonewton meter, 7.73 और 8.04 kilonewton meter, 14.96 8.04 kilonewton meter. So which choice is rightful in manner? It's A as in Agra is absolutely true. कैसे अरे भैया इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है हाफ ओवर दी m प्लस रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और इक्विवेलेंट टार्क का रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपलेस्ट। ये तो मतलब चेरी ऑन द केक है, चेरी ऑन द केक है। ऐसे क्वेश्चन तो मैं ढूंढता हूँ ताकि जो है मेरे बेनिफिट के लिए काम आए आगे चल के। Which one of the following is the correct bending moment diagram for beam which is hinged at the ends and is subjected to clockwise couple acting at the mid span? देखो BMD बस बनाना है आपको, जो है डायरेक्टली रिजल्ट पूछ लिया। क्या पूछ लिया साथियों? रिजल्ट हुआ। तो देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट होगा आपका, जो है पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा या मिड सेक्शन से चेंज करेगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स ट्रायंगल बनाता हुआ। तो अगर आप जो है कुछ इस तरह से देखेंगे, ये आपका बीम है, बीम में जो है आपका लोडिंग वोडिंग हो रहा है, सेंटर में मूवमेंट आपका जो है दे दिया है क्लॉकवाइज, तो चेंज इन द डायरेक्शन होता है ऑलवेज। और ये भी देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपका BMD बनाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसके लिए कोई दो राय नहीं, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इजी क्वेश्चन होते हैं ये। मिडवे हम पहुंच चुके हैं 75। स्टील स्पेसिमेन इज हीटेड
780 degree Celsius and is then cooled at the slowest possible rate in the furnace. The property imparted to the specimen by the process is toughness, hardness, softness या tempering. होनी क्या चाहिए ये आपसे आस्क है, तो यहाँ सिंप्लीफाइड वे में ये होनी चाहिए टफनेस. ऑप्शन नंबर ए इज राइटफुल इन मैनर करेक्ट. भाई यही आपको नीडेड होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी. साथियों वीएम क्लास को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को पेनिट्रेट करिए राइट, ताकि हमें मोटिवेशन मिले. नेक्स्ट मूविंग अहेड 76 नंबर. ये क्या बोल रहा है देखते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन केस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल of diameter d, thickness t subjected to internal pressure P, the principal stress is at any point equal to PD by 4T. In case of thin cylinders, the hoop stress is determined assuming it to be uniform across the thickness of the cylinder. In thick cylinder, the hoop stress is not uniform across the thickness, but it varies from maximum value at the inner circumference to the minimum value of the outer circumference. So which choice is rightful in manner 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 and 1 2 3. अगर आप जो है थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर का नॉलेज होना भी चाहिए तो ये तीनों ही ऑप्शन उचित है. इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई डोपिंग नहीं है, तो इट्स दी दिल्ली सल्तनत कम बैक टू होम. नाउ 77 में बोल रहा है साथियों, एडिशन टू ऑफ मैग्नीशियम to cast iron increases its hardness, corrosion resistance, creep strength, ductility and strength in the tensor. तो क्या आपका जो है फॉलो अप होता है, तो ये यहाँ पे होता है डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द टेंसर, डी एज ए डेल्टा. ठीक है. 78 नंबर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द क्वेंचिंग ऑफ स्टील रिजल्ट इन इंक्रीज इन वियर रेजिस्टेंस, strength and hardness by a process of case hardening. Hard wearing resistance surface is produced on mild steel. This is an effective method for low carbon steel because they cannot be hardened by the process of quenching. Okay. And next moving बोल रहा है, when a metal is mixed with small atoms of non-metallic element in such a manner that invading atoms occupy interstitial position in the metal lattice and interstitial alloy results. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और 1 2 3 सब कुछ सही है. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स को तो क्लियरिटी मिलेगी आपको. मटेरियल साइंस का ही है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट में कोई मिलावट नहीं है, नमक के बराबर. तो ऑप्शन नंबर डी एज ए दिल्ली. वंस अगेन देख रहे हैं आप, इतना मतलब कि जेंटलमैन टाइप का पेपर कभी कभी मिलता है लड़कों. लूट लो. चलो RX पे आते हैं. रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज 1 at which crystal first start forming from molten metal when cooled. New spherical crystal first begin to form. The old deformed ones when that strained metal is heated. The allotrope from changes crystal grow bigger in size. तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो अप होगा रिगार्डिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन से. तो ये जो है आपका न्यू क्रिस्टल वह जो है स्फेरिकल फॉर्म में बिगिन होते हैं फॉर्म करने के लिए. ठीक है. क्या काहे से, फ्रॉम द ओल्ड क्रिस्टल से, पुराने से नया है नवजीवन दे दिए. जैसे कि 80th में क्या बोल रहा है, आयरन कार्बन एलॉय कंटेनिंग लेस देन 0.83% कार्बन क्या कहलाता है, हाई स्पीड स्टील HSS, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील या कास्ट आयरन. तो लेस देन 0.83% कार्बन आपका जो है हाइपो के केस में आता है. पहले हाइपो होता है फिर हाइपर होता है. ठीक है. स्टील में भी वैसे ही होता है और आपका कास्ट आयरन में भी रहता है. रेशियो ये ध्यान देने लायक है कहाँ पे आपका चेंजेस होता है. नेक्स्ट 81. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टील एंड कास्ट आयरन आर मल्टीफेज अलॉय. Ferrite is a single-phase interstitial solid solution of carbon in iron. Wrought iron is a highly refined iron with a small amount of slag, which give resistance to progressive corrosion. Steelite contain large amount of metal like cobalt and tungsten, result in high hardness.
तो विच चॉइस इज राइटफुल इन मैनर। देखोगे आप जो है 1 2 3 4 1 2 3 1 3 4 एंड 2 4, तो इसमें नमक के समान भी मिलावट नहीं है चारों स्टेटमेंट्स में। तो आपका ये एज ए आगरा के पेड़ है। मधुरम मधुरम देख रहे हैं। आगे हम लोग अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Microprocessor is more suitable for general purpose and microcontroller is more suitable for special purpose and custom built application। मतलब जैसे आप लोग कस्टम बिल्ड करते हो फोर व्हीलर वगैरह को अपने हिसाब से सीट ऐसे रखनी है, एस्थेटिक लुक है ना। नेक्स्ट, microprocessor and microcontroller are suitable for general purpose application. Microprocessor and microcontroller are suitable for special purpose application. Microprocessor and microcontroller are suitable for special purpose and custom built application. तो which choice is rightful in man? जो most appropriate होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और हम लोग जो है माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से डिनोट करते हैं म्यूको साइड से, है ना। चलिए 83rd में आप पहुँचे हैं। बोल रहा है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन इज इट्स हाई मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या होता है साथी वो बताना है। तो वो होता है अपना डक्टिलिटी से रिलेटेबल, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज ब्रावो। चलिए नेक्स्ट 84 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेस्ट हैज़ बीन डेवलप्ड टू इवैल्यूएट द fracture resistance of engineering material subjected to dynamic loads of impacts, tension impact and bending impact, tension test and Brennan hardness test, Vickers hardness test and tensile test या स्केलेरोस्कोप टेस्ट एंड फाइल टेस्ट। कौन सा जरूरी होता है डायनामिक लोडिंग ऑफ इम्पैक्ट के लिए। तो ये गुरुवर होता है आपका टेंशन इम्पैक्ट एंड बेंडिंग इम्पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए आगरा। चलिए साथियों बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ रिजिड टैंक ऑफ अ मैकेनिज्म मूव्स एज अ ट्रांसलेशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम मिड पॉइंट इज 5 सेकेंड। अब ये तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट ही नहीं करता है 9वीं 10वीं का। 124.2 112.5 96.2 62.5। अगर आप जो है s इज इक्वल टू डिस्टेंस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ, तो आसानी से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा ये 0 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो आपका आ जाना है 62.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। बताओ यूपीएससी अनप्रिडिक्टेड सर्विस कमीशन इसी तरह से आपको क्वेश्चन दे देती है मुफ्त के, और ऐसे क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने होते हैं। बीएम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेनिट्रेट करिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं 86 में। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर joined in such a way that the relative motion between them is completely constrained. The degree of freedom of a kinematic pair is given by the number of independent coordinates required to completely specify the relative moment. One only correct, two only, both 1 and 2 या neither 1 nor 2. Which choice is rightful in manner? तो हम क्लियर कट जो है हमारा 1 and 2 तो हमने पढ़ा हुआ है साथियों, पढ़ा हुआ है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं क्योंकि हमको आता है ना। जैसे हमारे सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली, उसमें वीएफएक्स का यूज है, तो राजमौली साहब को वीएफएक्स का यूज करना आता है। चलिए 87 में बोल रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम इज 4x डबल डॉट 9x डॉट प्लस 16s। क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको यहाँ पे बताना है क्या होना है। अच्छा तो ये इक्वेशन नॉर्मली mx डबल डॉट cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा n इज इक्वल टू रूट ओवर k बाई एम, तो आपका हो जाना है कितना कितना 2 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा, और जीटा इज इक्वल टू हो जाना है c बाई सी सी, है ना।
तो अगर आप ध्यान से करोगे तो 9/16 9/cc, तो आपका cc क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट 16 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। सो आपका करेक्ट ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत। ऑल राइट। 88 बोल रहा है द मास ऑफ सिंगल डिग्री डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम 7.5 kg and it makes 24 free oscillation in 14 seconds when disturbed from its equilibrium position. Amplitude of vibration reduces to 0.25 of its initial value after 5 oscillation, then the logarithmic decrement will be। अच्छा भैया, डाटा ही पूरा दे दिए हो, फिर हमको क्या है पुट करना फॉर्मूले में 2 पाई बाय टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलरेशन विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 14/24। ओमेगा एन आ जाना है आपका 48 पाई अपॉन 14, x5 0.25 टाइम x नॉट। सो अगर आप देखोगे x नॉट बाई x1, x1 बाई x2, x2 बाई x3 बाई x 1 2 1 2 1 2 3 x3 by x4 x4 by x5 इज इक्वल टू 4। सो आपको डेल दिखता नज़र आएगा 1/5 लॉग ओवर 4। ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। चेन्नई लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट पे से आसानी से फॉर्मूला में पुट ऑन कैसे रखना है, आपको जो है साइकिल कैसे चल रही है वो तो आना चाहिए, क्योंकि हर साल जो है एक क्वेश्चन इसका डन ही रहता है। 20 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग विच डिफ्लेक्ट्स 15 मिलीमीटर अंडर दिस लोड। द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट टू मेक द मोशन अपीरियोडिक विल बी 10 न्यूटन पर मीटर सेकेंड, 10-13, 10-18, 10-23 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। चलिए कैलकुलेट करने की हम कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। गिवन डाटा है, मास कितना दिया हुआ है 20 kg आपको दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 15 mm का, विच इज़ इक्वल्स टू अगर आप जो है कन्वर्ट करेंगे 0.15 मीटर मिलीमीटर को। क्रिटिकली कोफिशिएंट नॉट नोन, अगर डिफ्लेक्शन देखेंगे तो mg/s यही हो जाना है ना, s और k कुछ भी ले सकते हो। mg/del से कैलकुलेटिव हो जाएगा आपका 20 टाइम्स g अपॉन 0.015। और राइट, हमको पता है 2 जीटा ओमेगा n अगर हम कंपेयर करें c/m के, तो जीटा इज इक्वल टू 1 होता है क्रिटिकली जब इक्विवेलेंट होता है। तो आपका जो है यहाँ से आ जाना है किसका, cc का वैल्यू 2 टाइम्स 20 और आपका g/डेल्टा। तो फाइनल आपको मिलेगा हमारा भारत का सितारा 1022.93। ऑप्शन नंबर क्या इक्विवेलेंट है आपका 1023 हमारा दिल्ली सल्तनत। वाह, इजी पीजी। नेक्स्ट 90 स्टेटमेंट वाला। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेजलिंग स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इज द टॉर्शनल स्पीड एट विच शाफ्ट so run that the deflection of the shaft from the axis of rotation tend to become infinite। अच्छा, critical speed is equal to the frequency of transfer vibration a shaft when the shaft carries a point load of uniformly distributed load combination both such loads। The wheeling of shaft result from causes such as mass unbalance, stresses, damping in the shaft, gyroscopic forces and fluid friction in the bearing। ये सब कुछ नहीं होता है, ताम यहाँ बता दिए 1 और 2 जस्टिफाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, आगरा इज योर करेक्ट चॉइस फॉर दिस सिनेरियो, है ना। चलते हैं आगे 91 क्या बोल रहा है वो देखने का हम प्रयास करते हैं खुली आंखों से। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्पर गियर the contact occurs abruptly on line parallel to the axis and the disengagement to is abrupt। A helical gear
Both loading and unloading are gradual and therefore these happens more smoothly and less noisy when two gears mesh. Any arbitrary shape of the tooth can be chosen for the profile of teeth of any one of the two gears, and the profile for the other shall be obtained by applying the law of gearing. So 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या all. तो हमारा जो है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या हो जाना है, ये तीनों ही करेक्ट हो जाना है, 1, 2 एंड 3। तो चॉइस क्या होगी आपके वाइज में, डी एज ए डेल्टा। अब देखिए साथियों, किसी को जो है ज्वलंत जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखनी हो, तो जैसे डॉक्टर के लिए पेशेंट होता है ना लाइव बॉडी, तो आपको जो है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए आप ऑटोमोबाइल का पूरा जो है आप पूरा असेंबली एक बार देख लोगे ना, तो आपको पूरे गियर्स, ट्रांसमिशन, हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैकेनिकल का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, मैकेनिकल हु ड्रिवन द वर्ल्ड, हु ड्रिवन द वर्ल्ड एनी ऑफ द पैरामीटर्स। तो वही आपको दिखता हुआ नज़र आएगा, अपने जो है इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए कॉलेज में ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं हो तो एक बार जो है गैराज में आपको चले जाना चाहिए। चलिए इजी पीजी 92। द इंटरफेरेंस बिटवीन अ गिवन पिनियन टूथ एंड अ गियर tooth can be avoided by using smaller pressure angle, larger pressure angle, less number of teeth on the gear for a pinion with predefined number of teeth, more number of teeth on the gear for a pinion with predefined number of teeth, 1 and 4, 1 and 3, 2 and 4, 2 and 3, which statement is rising here। अगर हम ध्यान फरमाएंगे, गौर फरमाएंगे, तो हमको कौन सा करेक्ट नज़र आएगा, आपका लार्जर प्रेशर एंगल जस्टिफाई करेगा और आपका मोर नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर फॉर पिनियन टू डिफाइंड नंबर, 2 and 4 एब्सोल्युटली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गियर ट्रेन से नजर आ रहा है। गियर ट्रेन इन एज शोन इज फिगर बिलो, ए एंड बी 20 and 40 टीथ respectively, C fixed at gear A rotates 100 rpm, the speed of gear B will be। अब आधी जनता एपिसाइक्लिक देख ले तो पूरा चार्ट से करेगी, बस इसका जो है आपका वेलोसिटी रेशियो से भी आसानी से निकल जाएगा। स्पीड ऑफ B टू द स्पीड ऑफ A, टीथ ऑफ A टू द टीथ ऑफ B, विच इज इक्वल्स टू आपका हो जाना है, देखेंगे यहाँ पे आपका वैल्यू किसका आ जाएगा, आपका स्पीड ऑफ B कितना 50 rpm। बताओ इतना सॉलिड वर्क आपने देखा है, नहीं तो पूरी टेबल आप बनाते हैं। ये भी एक वे है और वो कन्वेंशनल भी एक वे है, जो आपको मोर सुटेबल लगे उसी को चॉइस करना रहता है। और यहाँ पे तो हर एक सेकेंड की वैल्यू होती है ताकि हम जो है लेंथी क्वेश्चन में अपना समय दे पाएँ। नेक्स्ट, अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन वर्क्स विद अ स्ट्रोक ऑफ 320 मिलीमीटर, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स 45 kg and mass of revolving parts 35 kg, at crank radius 60% of reciprocating parts and all the revolving parts are to be balanced, then balancing mass required 300 mm, radius is nearly 33.1, 39.5, 36.5, 3 और 42.7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट फिट बैठ रहा है ये बताना है। अच्छा, इसे करने का हम प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है रेडियस आपका 320/2 हो जाना है, विच इज इक्वल्स टू 160। अगर हम इसे मीटर में कंसीडर करें 0.16। अब 60% आपका जो है मास जो है बैलेंस है, विच इज इक्वल्स टू 45 0.16 इंटू 0.6 mr/ओमेगा² ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं। उभरता हुआ सितारा हमको कितना प्राप्त हो जाएगा ये देखना है, 27 इंटू 0.16 इंटू ओमेगा²। अगर हम क्या देखेंगे, टोटल अनबैलेंस देखेंगे तो वही है, बैलेंसिंग मास को जो है BB ओमेगा² से कंपेरिजन कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 62 इंटू 0.16 अपॉन 0.3, तो हमको बैलेंसिंग मास मिल जाएगा 33.066 kg, जिसे हम कहेंगे अप्रॉक्सीमेट के तहत 33.1 kg। सो कौन सा चॉइस हमारा फिट बैठ रहा है,
33.1 आगरा के पेड़। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जायरोस्कोपिक इफेक्ट जनरेट फोर्सेज एंड कपल्स which act on the vehicle and these effects must be taken into account while designing their bearing. Rolling motion of ship usually occurs because of the difference in the buoyancy on the two sides of the ship due to wave. One only true, two only true, one and two, neither one and two. कौन सा हमारा जस्टिफाई करेगा? ये तो में हम डिटेलिंग में पढ़ते हैं गायरोस्कोपिक से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी। दोनों में नमक के बराबर भी विशुद्धि अशुद्धि नहीं। चलिए 96 में हम लोग अग्रसर हैं। When two shaft one which is hollow are the same length and transmit equal torque with equal maximum stress, then they should have equal polar moment of inertia, polar moduli, diameter, angle of twist. Which choice is rightful? It's diameter. Charlie. Next 97. Solid rod of circular cross section made of brittle material when subjected to torsion fails along a plane of 45 degree to the axis of rod. Consider the following statement as pertaining thereto. Distortion energy is maximum on this 45 degree plane. Shear stress is maximum on this 45 degree plane. Normal stress is maximum on 45 degree plane. One only true, two only true, three only true, या 1 2 3 all. सो हमारे लिए अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड चॉइस परफेक्टली प्रिफरेबल होगी। चलिए 98 ये बोल रहा है किसके केस में रिबिट अगर हमारा जो है 97 में ठीक है चलिए रिबिट जॉइंट में फेल बाय टेयरिंग ऑफ द प्लेट एंड एज से, tearing of the plate across the row of the rivet से, shearing of the rivet 1 2 1 3 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे नमक के बराबर भी मिलावट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत चॉइस फिल करेगी। साथ ही वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसे पेनिट्रेट करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है देख लेते हैं। An offset provided in radial cam translating follower mechanism serves to decrease the pressure angle during ascent of the follower, increase the pressure angle during ascent of the follower, avoid possible obstruction due to some machine part, decrease the pressure angle during the ascent of the follower. So which choice is rightful in man? It's A as in Agra. Easy. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों क्या बोल रहा है देखने की कोशिश करते हैं। इन कंबाइंड पैरेलल एंड ट्रांसफर फिलेट जॉइंट द पैरेलल पोर्शन विल फेल ड्यू टू टेंशन वेयर एज द ट्रांसवर्स पोर्शन विल फेल ड्यू टू shear. The transverse portion will fail due to tension whereas parallel portion will fail due to shear. Both parallel and transverse portion will fail due to tension. Both parallel and transverse portion will fail due to shear. So which choice is right? हमारा D. Both parallel and transverse portion will fail due to shear. दिल्ली सल्तनत यहाँ पे काबिज होगी। चलिए साथियों यहीं तक हम लोग आज का सेशन रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। यही हमें और ईश्वर से कामना पहुँचे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।